ओके, तो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब होता है, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in significant manner। इस बात का मतलब है कि आप को मैं अभी आगे चलकर सिखाने वाला हूं जर्नल। जर्नल बेसिकली डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को कहते हैं। यानी कि हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी। अभी तो मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बता रहा था, दैट इज असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो उसके अंदर हम लोग ऐसे करते थे कि स्टॉक आया कैश गया, मतलब स्टॉक में प्लस कैश में माइनस, मतलब इस टाइप से मैं बताता था। लेकिन आगे चलकर हम सब कुछ एक कोड लैंग्वेज में सीखेंगे। उस कोड लैंग्वेज को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जर्नल। तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एक टर्म यूज होती है लेजर। लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करेंगे, यानी कि जो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, वो एक्चुअली लेजर में पोस्ट होती है। इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि हमारा लेट्स से ये जो मैंने आपके सामने बना रहा हूं ये मोबाइल है। अब मोबाइल के अंदर एक कॉल आई, मोबाइल में एक कॉल आई और मिस हो गई। एक कॉल आई जो मैंने रिसीव कर ली, एक मैंने डायल किया। तो जब मैं इसके कॉल रिकॉर्ड्स देखता हूं तो उसके अंदर वो मुझे सारी कॉल्स दिखाएगा। दिखाएगा। हाँ जी आर्यन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही। हेलो। अभी आ रही है क्लियर? हाँ सर अब आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे पास एक इनकमिंग कॉल आई, एक मिस्ड कॉल आई और एक आउटगोइंग कॉल मैंने करी, तो क्या मुझे ये सब कुछ कॉल रिकॉर्ड्स में नजर आएगा? क्या ये सब कुछ मुझे कॉल रिकॉर्ड्स में नजर आएगा आर्यन? आपकी आवाज नहीं आई आर्यन। हाँ जी निकिता। यस सर। क्या ये सब कुछ जो मतलब जैसे मुझे कोई कॉल आई, कोई कॉल मैंने करी, कोई मिस कॉल हो गई, क्या ये सब कुछ कॉल रिकॉर्ड्स में नजर आता है? यस सर। इसका मतलब है कि एक तरह से वो जो मैं जिसको मैं बोल रहा हूँ कॉल रिकॉर्ड्स, इसका मतलब है वो हमारी हर कॉल की एक तरह से वहां पर जो स्टेटस है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि ये इतने बजे ये कॉल आई, इतने बजे ये कॉल गई, इतने बजे मिस कॉल आई। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या मैं अलग अलग देख सकता हूँ, खाली मिस कॉल्स देख सकता हूँ?
क्या खाली मिस्ड कॉल्स मुझे पता लग जाएंगी अगर मैं देखना चाहूँ तो? Yes, sir. यानी कि उसका रिकॉर्ड अलग से भी होगा ना? Yes, sir. तो बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जर्नल इज बेसिकली अ वे टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि हर ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है। लेकिन लेजर का मतलब है कि आप ये देखते हो कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश की है, कौन सी फर्नीचर की है, कौन सी बिल्डिंग की है, तो आप अलग अलग ट्रांजेक्शन को अलग अलग हेड्स के अंदर पोस्ट करते हो। यानी कि कैश वाली कैश में, फर्नीचर वाली फर्नीचर में, बिल्डिंग वाली बिल्डिंग में। तो उसी को कहते हैं लेजर पोस्टिंग, यानी कि हर चीज की अलग हेडिंग बना दी गई। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे मिस्ड कॉल्स की अलग हिस्ट्री देखनी है, डायल्ड कॉल्स की अलग देखनी है, इनकमिंग कॉल्स की अलग देखनी है, तो वो मैं देख सकता हूं क्योंकि उनका अलग अलग रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। तो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब है, मैं इस एग्जांपल से कहना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफाइंग, यानी कि अलग अलग लेजर में पोस्ट करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस चीज को और ज्यादा क्लियर मैं आगे एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें दिखाता हूं आपको। ये डायग्राम देख रहे हो आप स्क्रीन पे? दिस इज स्टेप 1। सबसे पहले तो हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई सर करते अब हैं। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, ठीक है। हम सर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इन मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि हम ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जब तक एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होती वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म्स में है। तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल, और उसके बाद क्लासिफिकेशन होगी इन लेजर, और उसके बाद समराइजिंग होगी इन ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीजें, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा। जो मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैच है, उसमें मैंने जर्नल और लेजर काफी हद तक समझा चुका हूं। आप लोगों को अभी समझाना है, इसलिए मैं आप लोगों को तब तक उस बैच के साथ क्लब नहीं कर सकता जब तक आपको ये चीजें आनी जाती। तब तक उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, लेकिन आप लोगों को भी साइड बाय साइड उनके बराबर लाऊंगा, ठीक है? क्लियर? तो अभी जो मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पहले तो ये थ्योरी ही आनी है, और कोई भी स्कूल का टीचर जो है वो ये एक्सक्यूज नहीं सुनता कि आपने बाद वाला चैप्टर कर लिया मगर पहले वाला नहीं करा। तो इसलिए आपको फेस तो करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये वाले एग्जाम में, इस एग्जाम के अंदर थोड़े मार्क्स जो है वो आप लेस स्कोर कर पाओगे। इस वाले एग्जाम में मार्क्स थोड़े लेस स्कोर कर पाओगे। ये आपका नहीं, दूसरे बैच की भी बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत कुछ कर चुके हैं तब भी वो लेस स्कोर करेंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर जितनी बातें हैं ना वो आगे के चैप्टरों से रिलेटेड है। अब ये जो टर्म आपको दिख रही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये टर्म जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 17 है। तो इस 17th चैप्टर के अंदर ये सब सिखाया जाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो ये सब कुछ, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सब कुछ अभी किसी को भी मैंने नहीं सिखाया, और ये आपको मैं अभी सिखा भी नहीं सकता, इससे पहले बहुत कुछ सीखना है।
तो आप ये मान के चलो कि ये जो थ्योरी है इसमें बहुत कुछ आगे से रिलेटेड है, तो काफी कुछ आपको ऊपर ऊपर से समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम समझ आएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको ये वीडियोस भेजी तो थी, लेकिन ये मुझे पता था कि जब आप इन्हें देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। बट मजबूरी है, काम चलाना पड़ेगा। आप इन वीडियोस को 1-2 बार देखोगे तो 2 बार 3 बार देखने के बाद आपको काफी बातें समझ में आ जाएगी, और फिर कुछ डाउट्स होंगे वो मेरे को इस पूरे वीक में टाइम है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि अकाउंटिंग जो है बेसिकली, देखो यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया है रिकॉर्डिंग, आगे लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता है जो मनी की टर्म्स में हो। अगर आपको मैं कहूं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, तो वो कैसे करो? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, अमाउंट रिकॉर्ड हो सकती है कि 10,000 की चीज मैंने बेची, 10,000 की खरीदी, तो वो 10,000 एक मनी है, मनी की टर्म्स में है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सब कुछ एक तरह से जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म्स अभी मैं आपको समझाऊंगा तब क्लियर होंगी, लेकिन थ्योरी में बतानी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक तरह से यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो तो इसकी डेफिनेशन यही है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, मतलब मैं इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल कर आगे देना, दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। समझ में आया अकाउंटिंग किसे कहते हैं? बेसिक डेफिनेशन ये है, बाकी बुकिश डेफिनेशन तो थोड़ी घुमा फिरा के दी जाती है। उसके बाद देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, एक टर्म होती है बुक कीपिंग एंड द अदर टर्म इज अकाउंटिंग, तो इन दोनों में भी ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कह रहे हैं बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब जर्नल एंड लेजर, ये दोनों तक बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ रिकॉर्ड्स को रखना, और उसके आगे का प्रोसेस है समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, हम लोग ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन ही क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर मेंटेनिंग ऑल? ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करो इस बात को, दिक्कत कैसे हो सकती है हमें फ्यूचर में, मतलब किस तरह की दिक्कत? सर अगर मानो किसी शॉप है, कोई कस्टमर कह रहा है हमें कि प्रॉफिट या लॉस देखना हो तो एक मिनट आ रहे हैं, पहले निकिता को बात कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ।
हाँ जी सर बिल्कुल। एक शॉप पे अगर कस्टमर ने बोला मैंने इतने का सामान लिया है, बट जब उस जो अमाउंट सामान का मतलब जो उसने परचेज किया है वो कम है और वो बता रहा ज्यादा है, तो हम पकड़ भी सकते हैं इस तरीके से। आई मीन टू से। नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है ना, जो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि रियल लाइफ में अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आप कुछ कह रहे थे आर्यन, अब अपनी बात बोलो हाँ पहले। सर, ताकि हम रिकॉर्ड कर सके कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, या फिर हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, या फिर हमें पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में कितना लॉस हुआ। हाँ बेसिकली बाकी सब एक तरफ, लेकिन एक्चुअली हमें निकालना होता है हमारे को पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, वो भी एग्जैक्ट बोलूं तो नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि अपने सारे लॉसेस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट के को ना टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है? इनकम टैक्स का नाम सुना है कितना आर्यन? आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है? यस सर। तो बेसिकली इनकम टैक्स का मतलब ही यही होता है कि हम जो भी चीज कमाएंगे, गवर्नमेंट उसमें अपना हिस्सा मांगेगी, दैट इज इनकम टैक्स। और वो हर इंसान को देना होता है, चाहे कोई जॉब वाला हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कंपनी का ओनर हो, टैक्स एवरीबडी हैज टू पे, क्योंकि उसी टैक्स के पैसों से सारे काम होते हैं। मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी सब को जो भी पैसा जाता है या सैलरीज दी जाती है, वो सब पब्लिक के टैक्स से ही वसूली जाती है। और ये बहुत गहरा सिस्टम है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती रहती है कि लोगों को टैक्स, मतलब लोग हमसे टैक्स की चोरी ना कर पाए, और लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम कम से कम टैक्स दें। तो वो इसलिए किसी चीज का जब बिल, गवर्नमेंट कहती है कि हर चीज बिल पे लो, और मैं अगर एक चीज का बिल नहीं ले रहा हूं, तो इसका मतलब है उस ट्रांजेक्शन का कोई प्रूफ नहीं है ना। और अगर उस ट्रांजेक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, इसका मतलब है कि जिसने भी मुझे बिना बिल के माल बेचा है, वो जो कमा रहा है वो गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहा कि मैं कितना कमा रहा हूं। तो एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना उसको। समझ रहे हो ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली हर चीज गवर्नमेंट से जाके जुड़ती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप टैक्स दो, लेकिन टैक्स किस अमाउंट पर दोगे, वो अमाउंट पहले आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है बुक्स में। यानी कि आप गवर्नमेंट को के लिए ये सब कुछ बनाते हो। अगर आज गवर्नमेंट कह देना कि हमें टैक्स नहीं लेना, तो आप आज ही ये सब कुछ करना छोड़ दोगे। बिजनेसमैन कहेगा मैं अपने ढंग से रिकॉर्ड रखूंगा, ऐसे नहीं रखूंगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो सब लोग रखते इसीलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट से पंगा कोई नहीं लेना चाहता। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक चीज लिखी है, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी है। देखो,
इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि दिस इज बुक कीपिंग, उसके बाद इस सर्कल के बाद बुक कीपिंग के बाहर की तरफ दिखाया हुआ है अकाउंटिंग, और इस पूरे सर्कल के बाहर दिखा रखा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, ये 3 टर्म्स हैं। टीचर अक्सर इसके अंदर डिफरेंसेस पूछते हैं, तो बेसिकली अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। अब स्टूडेंट कहेगा सर फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी बात तो एक जैसी सी लग रही है, तो बिल्कुल ये है एक जैसी बात, लेकिन जैसे जैसे हम बोलते हैं ना एक्टिंग और एक्टर, तो जैसे हम बोलते हैं ना एक्टिंग और एक्टर में क्या फर्क है। अगर कोई आपसे पूछे एक्टर कौन होता है, तो आप कहोगे वो जो एक्टिंग करता है, यानी कि जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग का मतलब है किसी चीज को आइडेंटिफाई करके आगे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना और उससे इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स, और अकाउंटेंसी इज द नॉलेज कि आप वो कैसे करोगे। देखो, इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। तो बेसिकली ये तीनों सिमिलर टर्म्स हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप इन्हें एक साथ समझोगे तो समझ आ जाए। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम काफी हद तक बात समझाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे पहले बुक कीपिंग है, उसके पीछे पीछे अकाउंटिंग है, और अकाउंटेंसी को बड़ा दिखाया गया है कि यानी कि इन दोनों को की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो बेसिकली अकाउंटेंसी एक तरह का सब्जेक्ट हो गया विच टीचेस यू कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की कैसे जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सारी चीजें ना आपको रिपीटेड सी लगेंगी। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो ये सब चीजें आप एक बार ही पढ़ोगे, आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगी। मतलब बहुत इजी इजी बातें हैं ये। ठीक है, एक ना मैंने किसी उसमें शायद इनकी बात की हो, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। मतलब ये आप अभी मत देखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी आपको ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, इसलिए लीव इट राइट नाउ, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली यहां तक जो है ना, यहां तक जो था, इससे ऊपर वाला था चैप्टर 1। अभी यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 के अंदर अकाउंटिंग के बारे में है, बुक कीपिंग के बारे में है, अकाउंटेंसी के बारे में है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद एडवांटेजेस हैं, उसके बाद लिमिटेशंस हैं। तो बेसिकली देखा जाएगा, मतलब लिमिटेशंस, ये सब चीजें अकाउंटिंग की बात हो रही है।
इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली ये सब कुछ चैप्टर 1 का पार्ट है। तो आपको ये चैप्टर 1 जो है इसमें ये सब कुछ थॉरोली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से टीचर काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। एमसीक्यूज मतलब जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दूंगा तो उसकी ए बी सी डी 4 चॉइसेस होंगी, और आपने अगर उसे पढ़ा होगा तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी। तो चैप्टर 1 के अंदर जो भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ इनकी कंप्लीट रीडिंग आपको करनी है, ताकि मैं आपको उसके डाउट्स बता सकूं। मैंने आपको पहले जो क्लास भेजी थी वो भी, उसमें भी यही सब चीजें 2 क्लासेस भेजी हैं, उसके बाद दोबारा से 2 क्लासेस भेजी हैं। तो वो जो मैंने दोबारा 2 क्लासेस भेजी हैं वो चैप्टर 3 की हैं। उस चैप्टर 3 के अंदर सारे प्रिंसिपल्स वगैरह बताए गए हैं, पर मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 2 पे मैंने दूसरे बैच में भी कोई क्लास नहीं दिया है, क्योंकि चैप्टर 2 में ना सिर्फ ये बताया गया है कि जैसे असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, असेट कितने तरह के होते हैं, फिक्स असेट, करंट असेट। तो ये आपको खुद रीड करना पड़ेगा, और रीड करके फिर मैं आपको डाउट्स बताऊंगा। उन बच्चों ने भी, मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो नीचे, ये कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी भी ये 3 तरह की हो गई, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इनको आप एक बार ही पढ़ना, आपको पता लगेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फिर बताऊंगा। फिर उसके बाद गुड्स क्या होते हैं, परचेजेस क्या होती है, सेल्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हो गई। स्टॉक क्या होता है, रेवेन्यू, लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब को डिफाइन किया गया है। और ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगी। बस आप इनको एक बार ही रीड कर लो। इनमें से ये मैंने 20 दे रखी हैं, 20 टर्म्स। तो 20 में से आपको 4 या 5 ऐसी जरूर होंगी जो मेरे से समझनी पड़ेगी, पढ़ने के बाद आपको कम क्लियर होगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जरूरी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक ये और एक ये, बेसिकली यहाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में, और ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में। मतलब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। डेफिनेशंस तो दी हुई हैं, लेकिन फिर भी अलग से पता होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आपने इन सर एक दोनों बार को रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर, दोनों में फर्क क्या है। दोनों टर्म देख सुनने में एक जैसी लगती हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, अगर हिंदी में दोनों को खर्चे कहते हैं तो। लेकिन ये आपको यूं बता रहे हैं कि एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज, और एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल सैलरी है, और एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है फर्नीचर परचेज करना। मतलब मैंने 10,000 रुपए सैलरी के दिए और मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है। सर जो हमने फर्नीचर लिया वो हमने अपने, वो एक एसेट बन गया आगे जाके। मगर जो सर हमने सैलरी दी वो तो हमको देनी पड़ी, उससे हमें कोई आगे जाके प्रॉफिट नहीं होगा। हम उस चीज की सर्विसेज ले चुके हैं, मगर जो हमने फर्नीचर लिया एक्सपेंडिचर से तो ठीक है, लेकिन उसका ये हमें मत आगे कहो जाके कि, प्रॉफिट हो सकता है। नहीं उसको ये मत कहो कि आगे जाके प्रॉफिट मतलब नहीं होता। बात ये है इसमें कि एक्सपेंसेस जो है वो एक तरह से प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं।
मतलब प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में एक्सपेंसेस मदद करते हैं। और एक्सपेंडिचर को भी वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज द बेनिफिट टू बी डेराइव्ड इन फ्यूचर, यानी कि देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता को बढ़ाते हैं ये सब चीजें। मगर ये बात आपकी ठीक है कि एक्सपेंडिचर से एक असेट क्रिएट होता है, और एक्सपेंसेस का मतलब है कि हमने एक खर्चा किया है जो हमें बार बार करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए एक और टर्म बोल रहा हूँ, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग? सर रिकरिंग बार बार होना और नॉन रिकरिंग नहीं होने टाइप में, बार बार ना होना। नॉन रिकरिंग का मतलब है एक बारी में हो गया जो होना था। तो हमने अगर कोई असेट खरीद लिया तो मतलब एक ही बारी खर्चा कर दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज मेरी होगी तो मैं उसे यूज तो करूंगा सालों साल, लेकिन सैलरी किसी को देने का मतलब है कि मैं किसी की सर्विसेज ले रहा हूं तो मैं उसे सैलरी दे रहा हूं, तो वो तो मुझे बार बार देनी पड़ेगी ना जब जब मैं उसकी सर्विसेज लूंगा। एक इंसान को मैं एक बार सैलरी देके खरीद थोड़ा ना लेता हूं। तो सैलरी इज ऑफ रिकरिंग नेचर एंड असेट परचेज्ड इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। मतलब एक बार कीमत चुका दी, उसके बाद चीज मेरी हो गई। ठीक है, समझ आया? तो हाँ बेसिकली सर। आप लोगों का अब जो मेन होमवर्क है ना, वो ये है कि आप चैप्टर 1 और 2 को ना थॉरली मेरे असाइनमेंट से ही एक बार रीड कर लो और फिर डाउट्स निकाल लो। तो मैं आपको उसके डाउट्स देता हूँ। मतलब आपको यहां तक इसको करना है, क्या है ये, पेज नंबर 51 तक आपको करना है मेरे असाइनमेंट का। और शुरुआत करनी है पेज नंबर 34 से। पेज नंबर 34 से पेज नंबर 51 तक, समझ गए? ये आप लोगों का होमवर्क है। और मैं मतलब कोशिश में रहूंगा कि कल इवनिंग में 5 o'clock आपकी क्लास ले लूं। मतलब मैं अभी टाइमिंग कल कंफर्म कर दूंगा, लेकिन कल 5 o'clock के ही टाइमिंग रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, कल संडे है तो हम लोग कल क्लास लेंगे इवनिंग में। सर कितने बजे? मोस्ट प्रॉब्ली 5 o'clock, लेकिन अगर थोड़ी जल्दी लेनी पड़ी तो मे बी मैं 3 बजे ले लूं। अगर मुझे शाम को कहीं जाना हुआ तो मैं 3 बजे ले लूंगा, क्योंकि 4 बजे मैंने दूसरे बैच की रखी है। तो आप लोगों को मैं या तो उससे पहले दे पाऊंगा या उसके बाद। ठीक है, क्लियर? तो आप तब तक ये दोनों चैप्टर्स करो, हम कल मिलते हैं।